हेलो गाइस, वेलकम नॉलेज का चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बा तिवारी और ये हमारी दोपहर 1 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है गाइस। सो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नॉलेज का ही इकलौता ऐसा यूट्यूब का चैनल है जो आपको सारे कोर्सेज कम्प्लीटली फ्री प्रोवाइड करा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस किसी भी तरह का नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नीडी हैं वो इसका बेनिफिट ले पाएँ। सो चलिए, तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ है पॉलिटी की, हम इसमें इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं 30 घंटे में, इन 30 आवर्स में। दैट इज़ द समरी ऑफ योर लक्ष्मीकांत बुक, जो कि यूपीएससी और यूपीएससी ईपीएफओ स्टेट पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज़ नोन एज बाइबल ऑफ पॉलिटी। तो भाई इस बुक को पढ़ना तो बनता है, और आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा प्यार आप सभी का इस हिंदी सीरीज़ को मिल रहा है, तो इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि इस सीरीज़ को मैं इंग्लिश में लाऊं, और हियर वी आर विद द इंग्लिश। सो आज का हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 6, और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ को। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ की, तो हमें आर्टिकल 1, 2 और 3 को पढ़ना होता है। हमें आर्टिकल 1, 2 और 3 को पढ़ना होता है। क्यों पढ़ना होता है? मैं आर्टिकल 1, 2 और 3 को ये समझिए कि यूनियन और टेरिटरी के बारे में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी की सारी इन तीनों आर्टिकल्स में कही गई हैं। वो सारी की सारी बातें इन तीनों आर्टिकल्स में ही कही गई हैं, सो दैट हमें इन तीनों आर्टिकल्स को ही पढ़ना होता है। क्लियर? अच्छे से यदि हमने इन तीनों आर्टिकल्स को पढ़ लिया तो वी विल बी डन विद इट। इस क्लास को हम 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी को। पार्ट ए आपको आज मिलने वाला है, पार्ट बी आपको कल मिलेगा। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 क्या बात करता है? आर्टिकल 1 बेसिकली आपके कंट्री का नेम देता है। दूसरी चीज़ बोलता है ये कि आर्टिकल 1 बात करता है आपकी नेम की कंट्री का, और कंट्री की जो पॉलिटिकल सिस्टम, उस पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो बोला गया इंडिया। इंडिया यानी भारत, इंडिया मीन्स भारत, दोनों वर्ड इसमें यूज़ करेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ लोग जो थे वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसे इंडिया नेम देना चाह रहे थे, और कुछ लोग इसे भारत नेम देना चाह रहे थे। इंडिया लोग जो मॉडर्नाइज, जो मॉडर्न लोग थे, जो मॉडर्नाइज अप्रोच की तरफ जाना चाह रहे थे, वो इंडिया नाम देना चाह रहे थे। और कुछ लोग पुरानी जो रिचुअल्स हैं, संस्कृति, हमारा जो इतिहास है एंशिएंट टाइम को, उस इतिहास को लेकर, एंशिएंट टाइम के पार्ट को लेकर इसे भारत बोलना चाह रहे थे, इंसेस्टर्स को लेकर। सो ये लिखा गया कि इंडिया यानी इंडिया मीन्स भारत। दैट मीन्स कि उन दोनों को सेटिस्फाई, उन दोनों तरह के ग्रुप को साथ में लेकर चला गया। सो आर्टिकल 1 बात करता है आपकी बेसिकली कि इंडिया इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ स्टेट बट द यूनियन ऑफ स्टेट। तो याद करना है, बहुत कॉमन सा और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है आप सभी के लिए कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट द ग्रुप ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट इंडिया इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ स्टेट बट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे हम बात करते हैं, द ग्रुप ऑफ स्टेट सिस्टम इज़ इन अमेरिकन सिस्टम। अमेरिका में क्या होता है, जितने ये ग्रुप है एक स्टेट्स का, क्योंकि सारे जो स्टेट्स हैं वो किसी न किसी एग्रीमेंट के साथ कंबाइन हुए हैं, एंड दे फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं जो इंडिया है, इंडिया में सिस्टम है यूनियन ऑफ स्टेट का सिस्टम है। मतलब हमारी जितने भी स्टेट्स हैं वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आए, दे आर नेचुरली द इंट्रीगल पार्ट ऑफ द इंडिया। मतलब वो कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते दैट वी वांट टू बिकम अ सेपरेट कंट्री। नो, दे आर नॉट अलाउड टू डू सो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अलाउ, है ना, डोंट अलाउ देम टू क्लेम दैट पार्टिकुलर कि आप एक कंट्री होने का कभी भी क्लेम करें। बट अमेरिका में ऐसा है, ये कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दैट इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम विच इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया दे कैन नेवर क्लेम सेपरेशन। सेपरेशन क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि दैट दे कैन नॉट क्लेम सेपरेशन। किसी भी कंडीशन पर कोई भी जो स्टेट है वो ये क्लेम नहीं कर सकती दैट वी वांट टू बिकम अ सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री। तो ये जो आर्टिकल 1 ये बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात करता है, नेम ऑफ द स्टेट, एंड सेकंड बात करते हैं यहाँ पर ये नेचर ऑफ द स्टेट। तो नेम ऑफ द स्टेट इज़ इंडिया यानी भारत, एंड द नेचर ऑफ द स्टेट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट है ना, वी आर द यूनियन ऑफ स्टेट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर गाइज। आगे हम बात करते हैं, इंडियन टेरिटरीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो इंडियन टेरिटरीज होती थी कि टेरिटरीज और स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझिए। जो टेरिटरी है ये काफ़ी ब्रॉडर शब्द है। टेरिटरी का मतलब ये होता है कि जब इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर करती है, टेरिटरी को एक्वायर करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कभी हम पीओके को एक्वायर कर लें,
है ना। तो पीओके को एक्वायर कर लिया, दैट मीन्स व्हाट, पीओके को यदि हमने एक्वायर कर लिया तो पीओके वुड बी अ टेरिटरी। तो टेरिटरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वही राइट्स मिलें सारे के सारे जो एक नॉर्मल इंडियन स्टेट को मिलते हैं। नो, ऐसा नहीं होगा, हम उसे थोड़ा सा डिफरेंटली डील करेंगे। इनिशियली विल नॉट गिव ऑल द यू नो व्हाट ऑल द पॉसिबल्स पावर्स ऑफ इंडियन सिटीजन टू द सिटीजन ऑफ दैट पीओके, ऐसा नहीं होगा, है ना। देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शन, सम स्पेशल एलिगेशंस ओवर इट। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो यहाँ पर जो इंडियन टेरिटरीज़ हैं ये डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, सेकंड है यूनियन टेरिटरी, और थर्ड है द ऑफिस एरिया कैन बी ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो 3 तरह का जो क्लासिफिकेशन है इंडियन टेरिटरीज़ का। आगे हम बात करते हैं कि आर्टिकल 2 आपसे क्या बात करता है। आर्टिकल 2 बात करता है बेसिकली, ज़रा ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 2 क्या बात करता है, दैट दिस आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट, दैट पार्लियामेंट कैन बाय लॉ एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट अंडर द यूनियन और सच टर्म्स एंड कंडीशन एट इट थिंग्स फिट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा ध्यान से समझेंगे आप सभी प्यारे बच्चे। जो आपका आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, तो बेसिकली हम पहले आर्टिकल 2 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 2 बात करता है पार्लियामेंट को पावर की। तो पार्लियामेंट को इसने पावर दिया है, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि पार्लियामेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है न्यू स्टेट को, और यूनियन में एंटर करा सकती है किसी नए स्टेट को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, जो वो सोचे कि ये फिट है, फाइन है। मतलब पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू ऐड एनी न्यू स्टेट टू द यूनियन, है ना, और कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट टू द यूनियन। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी होगी। तो पार्लियामेंट्री पावर की बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 जो है, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट इन द यूनियन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 2 तरह की पावर्स हैं जो पार्लियामेंट के पास है, गिवन बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड द 2 पावर्स आर द पावर टू इनकॉर्पोरेट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन एंड पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। ठीक है, देखिए दोनों कंडीशन में समझिए अंतर क्या होता है। पहली सिचुएशन ये बोलती है कि इनकॉर्पोरेट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब बाहर से कोई एक्वायर कर लेना नई स्टेट को। दूसरी चीज़ बोलती है कि कोई नई स्टेट ही क्रिएट कर देना। तो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द एक्वायरिंग अ स्टेट एंड सेकंड पार्ट इज अबाउट द फॉर्मिंग द न्यू स्टेट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। आई होप यू ऑल कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 पार्ट्स। इफ कोई डाउट है यू कैन टेल मी डायरेक्टली इनटू द ये कमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स, लाइव चैट बॉक्स। आगे हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग स्टेट। तो 2 तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है स्टेट्स को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ स्टेट्स की, तो यहाँ पर 2 तरह से इनकॉर्पोरेशन किया जा सकता है स्टेट का। द फर्स्ट पार्ट इज थ्रू द एंट्री ऑफ दो स्टेट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब जो पहले से स्टेट है उनकी एंट्री कराकर। पहले से स्टेट है मतलब मान लीजिए कि कोई पीओ की इसका एक एग्जांपल है ना, पीओ की इसका एक एग्जांपल है कि पीओ की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है ना। कल को ये यदि वो कहते हैं ना दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि कल को हम इसको एक्वायर कर ले, तो पीओ की एक एग्जिस्टिंग स्टेट है और उसको हम एक्वायर कर रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडिया। सेकंड क्या है, द सेकंड पार्ट इज थ्रू द एंट्री ऑफ दोज स्टेट विच डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो दोनों में अंतर समझिए। द फर्स्ट पार्ट सेज दैट कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको आपको कंट्री में मिला लेना है। जस्ट लाइक पीओ के जो है वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है और उसको अपनी कंट्री में मिला लेना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकंड वन, वो ये है कि मान लीजिए कोई स्टेट नहीं है और उसको नई स्टेट फॉर्म करके टेरिटरी में मिलाना है। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है तेलंगाना। तेलंगाना पहले से एग्जिस्ट नहीं था, तो हैदराबाद को हमने क्या किया, आंध्र प्रदेश को हमने क्या किया, ब्रेक किया। आंध्र प्रदेश से 2 स्टेट बने, तो एक नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ द तेलंगाना, और उसको हमने अपनी टेरिटरी में मिलाया। आई होप दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्री को मिलाना, दैट इज़ द स्टेट को मिलाना, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, एंड किसी स्टेट से एक नई स्टेट फॉर्म करके उसको यूनियन में मिलाना, दैट इज़ द सेकंड पार्ट। आई होप बोथ द पार्ट्स आर क्लियर। इफ दे आर क्लियर जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। व्हाट आर्टिकल नंबर सेज, तो आर्टिकल नंबर 2 सेज अबाउट कि भाई आप किसी नई स्टेट को फॉर्म करके मिलाएंगे, ठीक है। और जो आर्टिकल नंबर 3 है ये बात करता है पार्लियामेंट की पावर की टू रीड्रॉ द मैप। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रीड्रॉ द मैप ऑफ द इंडिया, रीड्रॉ द मैप ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और
किसी भी तरह के यदि आपको चेंजेस करने स्टेट्स में, तो ये आपको आर्टिकल 3 जो है वो पावर देता है, आपको आर्टिकल 3 पावर देता है टू मेक एनी चेंजेस इन दी स्टेट। एक बार हम जरा अच्छे से समझ लेते दैट द आर्टिकल 3 empowers the creation of the new state of the union और changes in the current state। मतलब करंट स्टेट में किसी भी तरह के यदि आपको चेंजेस करने हैं तो यू कैन डू अंडर आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द सेकंड article is talk about the formation and inclusion of any new state, and article number 3 talk about the changes in any existing state। और याद रखेंगे आप दैट दिस इज ऑल दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द reorganization of the state in the Indian Union। so that is the very important part and very important thing to note down। आगे हम बात करते हैं पास्ट गिवन टू पार्लियामेंट बाय आर्टिकल 3 फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो ऑर्गेनाइजेशन जब स्टेट का करना हो, रीऑर्गेनाइजेशन करना हो, तो कितने तरह से किया जा सकता है अंडर द आर्टिकल नंबर 3, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट बाय सेपरेटिंग एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट के पार्ट को सेपरेट करके। बाय ज्वाइनिंग 2 और मोर स्टेट, अब हम 2 और मोर स्टेट को, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को ज्वाइन करके भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट बाय इंक्रीजिंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट, बाय डिक्रीजिंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट, और बाय चेंजिंग द नेम ऑफ एन स्टेट। तो ये सारे वो वेज है जिनके थ्रू आप जो है चेंजेस कर सकते हैं किसी भी स्टेट में। आई होप आर्टिकल नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ सर्टेन कंडीशंस की बात करते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 3, है ना। कुछ क्लॉजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम सभी को पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी एब्सोल्यूट पावर्स नहीं देता है। एब्सोल्यूट पावर देगा, पावर्स का मिसयूज़ होने लगेगा। तो हमेशा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर्स को लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड रखा है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, चाहे वो किसी की भी पावर हो। इंडिया में किसी भी पार्ट्स का एब्सोल्यूट नहीं रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग फीचर एंड अ वेरी वेरी बिग थैंकफुल नोट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो हम बात कर लेते हैं सर्टेन कंडीशन अंडर दी आर्टिकल नंबर 3। तो पहला जो कंडीशन है दैट इज़ की ऑर्डिनेंस ऑन दिस सब्जेक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू पार्लियामेंट ओनली आफ्टर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब भी आप पार्लियामेंट में कोई ऑर्डिनेंस लेके जा रहा है, ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग चेंजिंग द स्टेट, चेंजिंग टू स्टेट, क्लियर। क्योंकि आर्टिकल 3 की हम बात करें और आर्टिकल 3 बेसिकली किसकी बात करता है, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में बात करता है आपका। आर्टिकल नंबर 3 जो है ये बात करता है चेंजेस इन स्टेट्स के बारे में। तो भाई ये बोलता है कि आपको यदि कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट में लाना है जिसके थ्रू आप चेंजेस करना चाहते हैं किसी स्टेट में, तो आपके पास प्रायर जो अप्रूवल होना चाहिए प्रेसिडेंट का, दैट इज़ मस्ट। प्रायर अप्रूवल जो है प्रेसिडेंट का, दैट इज़ मस्ट। प्रायर अप्रूवल मतलब दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट, यू नीड टू हैव अ प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, क्लियर। अब मान लीजिए आपको अप्रूवल मिल गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और आपने पार्लियामेंट में भी उस ऑर्डिनेंस को रख लिया, पास करा लिया। उसके बाद भी बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस इन एनी स्टेट द प्रेसिडेंट सेंड द ऑर्डिनेंस फॉर द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अब इस चीज़ को ज़रा समझिए। फर्स्ट स्टेप क्या था भाई कि हमने यहाँ पर देखा कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस को लाने से पहले आपने प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल ले लिया था। अब मान लीजिए आपने ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में भी पास कर लिया, फर्स्ट स्टेप इज़ डन। और सेकंड स्टेप इज़ दैट प्रेसिडेंट क्या करेगा, जिस स्टेट में आपको चेंजेस करने उस स्टेट के पास परमिशन के लिए भेजेगा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के पास। वो बोलेगा कि भाई हम आपकी बाउंड्रीज़ में, आपके नेम में ये चेंजेस कर रहे हैं, सो आर यू एक्सेप्टिंग दैम, आर यू ओके विद दैम, इज़ देयर एन इशू और यू वांट टू सजेस्ट समथिंग। तो इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो जो गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट होता है वो परमिशन के लिए भेजता है। बट मेक अ नोट ऑफ इट कि बिल्कुल भी पार्लियामेंट को, या फिर अब होता क्या है कि मान लीजिए स्टेट असेंबली के पास गए तो स्टेट असेंबली ने उसको रिप्लाई नहीं किया या अपने पास रख लिया, दे डोंट वांट कि भाई ऐसा चेंजेस ना, और दे आर नॉट रिप्लाइंग। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई साहब प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट आर नॉट बाउंडेड विद दैट। मतलब उनके जो रिएक्शन है उससे बाउंड नहीं है वो। आप उन्हें हाँ बोले ना बोले, दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन। यदि आप डिसएग्री भी करते हो स्टिल दे वांट टू चेंज, दे वांट टू मेक चेंज, दे कैन। मतलब पार्लियामेंट हैज़ दैट पावर कि इफ़ द स्टेट आर नॉट एग्री विद दैट, इवन इफ दे वांट टू मेक चेंजेस दे कैन, है ना। तो यहाँ पर नीचे मैंने इस लाइन को लिख दी, दैट द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट आर नॉट बाउंड टू नो दी वोट फॉर द लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर की वोट को एंटरटेन करना उनके लिए एक बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। वो चाहे तो मान सकते हैं, ना चाहे तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, बोथ द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट। याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे कुछ और चीज़ें हम पढ़ते थे। डिसीजन टेकन अंडर आर्टिकल
2 and 3 shall not be considered a constitutional amendment according to the article number 368 and this is a very important point. इस पॉइंट पर यूपीएससी प्रीलिम्स लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी प्रीलिम्स लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे भी, बट याद रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी कंसिडरेशन लिए जाते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। मतलब जो भी चीज़ें बदलाव होती हैं, मान लीजिए चेंजेस हुए हैं फॉर एग्जांपल किसी स्टेट के नेम में या स्टेट की बाउंड्री में या दो नए स्टेट बने, तो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 68, दे आर नॉर्मल एक्ट परफॉर्मिंग अंडर द आर्टिकल नंबर 2 and 3, दे शैल नॉट बी एंटरटेन्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए एक और चीज़ याद रखनी है आपको, दैट द स्टेट अमेंडमेंट एक्ट कैन बी पास्ड बाय जनरल मेजॉरिटी एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। मतलब जो भाई आप स्टेट अमेंडमेंट हैं उनको आप नॉर्मल जर्नल मेजॉरिटी के साथ और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के साथ आप उसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्डिनेंस या स्पेशल प्रोसीजर्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आई होप चीज़ें आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे केस की, डेफिनेटली आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, एक क्वेश्चन भी है, तो आगे की स्लाइड पर पढ़े उससे पहले आप लोग इसका आंसर भी देंगे मुझे। दैट द पावर गिवन टू द पार्लियामेंट टू गिव एनी पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टू द फॉरेन कंट्री। तो क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडियन यूनियन के किसी पार्ट को, किसी स्टेट को किसी दूसरी कंट्री को दे सकते हैं? क्या ये पावर है या नहीं? जल्दी से मुझे लाइव चैट के थ्रू आंसर दीजिए। फास्ट आपके पास है 20 सेकंड इसका आंसर करने के लिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या ये पावर्स है या नहीं है। वेरी गुड। सो चलिए समझते हैं ज़रा कुछ चीज़ों को हम लोग। देखिए क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो इंडिया के किसी पार्ट को किसी दूसरी कंट्री को दे दें आर्टिकल 3 के अंडर। मतलब जनरली आर्टिकल 3 में है ना कि वो किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एम्बिग्यूटी बनी थी, कन्फ्यूज़न बना था कि क्या आर्टिकल 3 के अंदर ये राइट्स हैं पार्लियामेंट के पास कि वो इंडियन स्टेट के किसी पार्ट को किसी दूसरी कंट्री को दे दें। तो भाई जब ये केस आया तो इसके बाद एक बहुत फेमस केस है जो आपको पढ़ना होगा, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ ये क्वेश्चन, दैट इज़ द बीरूबारी यूनियन केस। बीरूबारी जो है ये वेस्ट बंगाल का एक पोर्शन है छोटा सा, जिसको पाकिस्तान को दिया जाना था, गिवन टू पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान को दिया जाना था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी अब बात यह आई कि हम इंडियन स्टेट के किसी पार्ट को दे सकते हैं नहीं। आर्टिकल 3 के अंदर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि क्या आर्टिकल 3 हमें अलाउ करता है कि हम कोई पार्ट इंडिया का किसी दूसरी कंट्री को दे दें या नहीं करता है। तो जब ये सारी सिचुएशन आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कन्फ्यूज़न होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं कि भाई हमें ये यहाँ पर डाउट है, अब आप हमारी हेल्प करिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेगा और आपको सही सलाह देगा। इट विल गिव यू टू द गुड एंड ग्रेट एडवाइस, और यही तो काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन लिए ये पढ़िए, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नो इंडियन स्टेट कैन बी गिवन टू एनी अदर कंट्री अंडर आर्टिकल 3। तो उन्होंने बोला कि भाई जो सबसे पहला डाउट है आपका कि आर्टिकल 3 के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने बोला कि भाई आर्टिकल 3 के अंदर तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट सेड क्लियरली, सुप्रीम कोर्ट गिव अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट दैट अंडर आर्टिकल नंबर 3 यू कैन नॉट गिव इंडियन स्टेट टू एनी अदर कंट्री, दैट्स फॉर श्योर। तो उन्होंने बोला भाई पहला डाउट तो आपका क्लियर है, चलिए पहला प्रॉब्लम आपकी ख़त्म। फिर उसके बाद अगेन सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड फ्रेज ये बोला कि बट दिस वर्क कैन बी डन बाय अमेंडिंग आर्टिकल 368, बट यू कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग द आर्टिकल नंबर 368 विद एन अमेंडमेंट। ठीक है। एंड अब भाई ठीक है, बीरूबारी केस तो था, काफ़ी फेमस केस है, पूरा इंडिया जानता है इसे। तो जब ये बीरूबारी केस हुआ जो कि वेस्ट बंगाल का एक पोर्शन था जिसे पाकिस्तान को देना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया कि भाई आर्टिकल 3 के अंदर तो आप इंडियन स्टेट को किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकते, लेकिन आप आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट करके ऐसा कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट अलाउ कि आप आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट करके ऐसा कर सकते हैं। और जब स्टेटमेंट ये दे दिए, ये वर्डिक्ट दे दिया आपके सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसके बाद हुआ 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1960 में आया था, नोटेड
9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1960 में आया था, और इसके बाद सो कॉल्ड वीरूवारी टेरिटरी पाकिस्तान को दे दी गई थी। वीरूवारी टेरिटरी पाकिस्तान को दे दी गई थी आफ्टर द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आफ्टर द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मेक अ नोट ऑफ इट। आगे हम बात करते हैं, अब जब ये पूरा इशू क्रिएट हो गया था, पूरा ये सीन बन गया था, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार आप बार बार परेशान करने आओगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम दिया कि आप अपने तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। तो 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कर लेंगे, हाई कोर्ट नहीं है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई, एक सिस्टम दिया कि सुनिए आप लोग एक काम करिए कि जब भी आपको स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना होगा तो किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने देखा था कि अभी तेलंगाना बना था, तो तेलंगाना बनने के लिए किसी एक्ट को अमेंड नहीं किया गया था, है ना, वो नॉर्मल प्रोसीजर से कर दिया गया था। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि भाई जब भी कोई स्टेट अमेंडमेंट होता है तो भाई इसको जनरल मेजॉरिटी से और ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव से और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव से पास किया जा सकता है, तो याद रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला 1969 में कि भाई साहब आप लोगों को यदि स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसे कर सकते हैं। उसके बाद 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने अपना एक पार्ट दे दिया था किसी दूसरी कंट्री को सिंपली, लेकिन आपका जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बात करता है आपका इंटरचेंज की। किसकी? इंटरचेंज की बात करता है। इंटरचेंज मतलब यहाँ पर बांग्लादेश के हमने 51 जो पार्ट थे वो हमने लिए थे, और अपनी कंट्री के 111 पार्ट जो थे वो बांग्लादेश को दे दिए गए थे। तो ये एक ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट्स की बात होती है। तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करता है आपकी ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट्स की, और ये अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट करना। और इसके तहत हमने अपने 51 जो अपने प्रोविंसेस थे वो बांग्लादेश के 51 प्रोविंसेस हमने लिए थे, और अपने 1111 जो है प्रोविंसेस थे वो किसको दिए थे? बांग्लादेश को दिए थे। तो आई होप आपकी क्लास आपको समझ आई होगी। हमारा पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट।